आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के अंदर बायोलॉजी का पहला अध्याय पादप प्रजनन, जिसमें हम पादप प्रजनन की परिभाषा, पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या क्या हैं एवं पादप प्रजनन की विधियां कौन कौन सी हैं, उन सभी के बारे में हम बारी बारी से आज यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो हम बता दें कि पादप प्रजनन क्या होता है, यानी कि पादपों में प्रजनन। देखिए, पादपों के अंदर जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, उन आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन करके उनको मानव के लिए उपयोगी बनाना, और यह जो प्रक्रिया होगी वो पादप प्रजनन कहलाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पादप प्रजनन के बारे में कि पादप प्रजनन क्या है। ध्यान देना कि फसलों की आनुवंशिकता में परिवर्तन, फसलों की आनुवंशिकता में परिवर्तन करके उनको मानव के लिए उपयोगी बनाने की क्रिया पादप प्रजनन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा कि पादप प्रजनन क्या हो गया कि जो फसलें हैं उनमें आनुवंशिक जो लक्षण हैं, उन आनुवंशिक लक्षणों में फेरबदल करके और उन फसलों को मानव के लिए उपयोगी बनाना, जो मनुष्य के काम आ सके, ऐसी प्रक्रिया या क्रिया पादप प्रजनन कहलाती है। और पादप प्रजनन की आवश्यकता क्यों पड़ी, पादप प्रजनन क्यों जरूरी है, उसमें हम देखते हैं कि पादप प्रजनन मानव के लिए क्यों जरूरी है। तो पादप प्रजनन के उद्देश्य, अगला टॉपिक हम बात करेंगे पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या हैं, किस लिए इनको अपनाया गया है। तो पहला है पादप प्रजनन के अंदर उद्देश्य, पादप प्रजनन का पहला उद्देश्य यह है कि अधिक उत्पादन देने वाली फसली किस्मों का निर्माण करना। देखिए, आज हम विभिन्न प्रकार की वैरायटीज देख रहे हैं, बीजों के अंदर उनकी गुणवत्ता क्षमता में भी कमी बढ़ोतरी हुई है, तथा उनकी जो प्रकाश असंवेदीता है उनमें भी कमी आई है, और जल्दी पकने वाली फसलें आजकल तैयार की जा रही हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं पादप प्रजनन, जो हमने बताया कि फसलों को उनके आनुवंशिक लक्षणों में फेरबदल करके उनको मानव के लिए उपयोगी बनाना पादप प्रजनन कहलाता है। और पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या है, तो पादप प्रजनन का पहला उद्देश्य है कि अधिक उत्पादन देने वाली फसलों की किस्मों का निर्माण करना। तो पहला है अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्मों का निर्माण करना। दूसरा पादप प्रजनन का उद्देश्य है उत्पादन में सुधार, कि देखो जो फसल में उत्पादन हो रहा है, उत्पादन कैसे बढ़े, तो उनके अंदर सुधार करना, ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है पादप प्रजनन का कि ऐसी किस्में तैयार की जाएं जिन पर रोग कम लगे, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो। तो देखिए, तीसरा उद्देश्य क्या है, रोग प्रतिरोधक किस्मों का विकास करना पादप प्रजनन का उद्देश्य है। अगला उद्देश्य हम देखते हैं अधिक दक्षता वाली किस्मों का निर्माण करना पादप प्रजनन का उद्देश्य है। पांचवा पॉइंट हम देखते हैं पादप प्रजनन के उद्देश्य में शीघ्र पकने वाली किस्मों का विकास करना, ऐसी किस्में तैयार की जाएं जो कम समय में अधिक उत्पादन दे और जल्दी पक जाएं। अगला उद्देश्य देखते हैं पादप प्रजनन का प्रकाश असंवेदीता दर्शाने वाली किस्मों का विकास करना, ऐसी फसलें तैयार करना जो कम प्रकाश में भी उत्पादन बढ़िया दे, ज्यादा प्रकाश में भी उत्पादन बढ़िया दे। तो प्रकाश असंवेदीता दर्शाने वाली किस्मों का विकास करना। अगला पादप प्रजनन का उद्देश्य देखते हैं कि नई ऋतुओं के लिए विकसित किस्मों का विकास करना, ऐसी किस्में बनाना जो किसी भी ऋतु में लगाई जा सके, नई ऋतुओं के अंदर जो किस्में लगाई जा सके उनका उत्पादन करना, वो पादप प्रजनन का उद्देश्य है। अगला उद्देश्य देखते हैं अविषालु पदार्थों से मुक्त किस्मों का विकास करना, ऐसी किस्मों का विकास जिन पे किसी भी हानिकारक कारकों का प्रभाव ना पड़े और उनसे अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। तो ये थे पादप प्रजनन के उद्देश्य जो हमने आपके सामने अभी डिस्कस किए हैं। अब हम बात करेंगे कि पादप प्रजनन की क्रियाएं कौन कौन सी हैं जिससे हम पादपों के अंदर उन्नत किस्मों का विकास कर सकते हैं, अच्छे बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन कौन सी हैं, देखिए अगला टॉपिक है पादप प्रजनन की क्रियाएं। किन क्रियाओं के द्वारा पादपों में विभिन्न लक्षण, वैरायटीज उत्पन्न की जा सकती हैं। तो पादप प्रजनन की क्रियाओं में देखिए
इसके अंतर्गत उन्नत किस्मों के विकास तथा बीजों के वितरण हेतु निम्न बिंदुओं को शामिल किया गया है। देखिए पादप प्रजनन की क्रियाओं के अंतर्गत क्या शामिल किया गया है कि भाई उन्नत किस्में जो बनाई जाएंगी और उनसे जो बीज बनेंगे उनके वितरण तक जो कार्य होगा, उन कार्यों को, या यूं कहें कि पादप प्रजनन किन किन विधियों के द्वारा होगा, तो वे विधियां हम देखते हैं कि पादप प्रजनन में हमें क्या क्या करना पड़ेगा जिससे हमें उन्नत किस्म प्राप्त हो सके या उन्नत किस्म के जो बीज हैं वो हमें प्राप्त हो सके। तो पादप प्रजनन की क्रियाओं में पहला है विविधता का उत्पादन। जब तक पादपों में विविधताएं नहीं होंगी तो उनमें उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। विविधताएं जो हैं वो पादप प्रजनन की मुख्य क्रियाएं हैं, जिसमें आज हम पहला पढ़ेंगे विविधता का उत्पादन। तो ध्यान देना इसके अंदर, यह उन्नत किस्मों के विकास का मुख्य बिंदु है और इसमें उन्नत किस्में निम्न प्रकार से की जा सकती हैं तैयार। तो देखिए किस तरीके से होगा। पादप प्रजनन की क्रियाओं में पहली क्रिया है विविधता का उत्पादन। उन्नत किस्मों के विकास का यह मुख्य बिंदु है। कौन सा? विविधता का उत्पादन। विविधता निम्न प्रकार से की जा सकती है, यानी कि पादपों में या उनके फसलों में, किस्मों में, बीजों में विविधता जो है निम्न प्रकार से, यानी कैसे उत्पन्न की जा सकती है, उन अध्यायों को हम पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। देखिए पादप प्रजनन की परिभाषा हमने देख ली है, पादप प्रजनन के उद्देश्य हमने देख लिए हैं। अब पादप प्रजनन किन किन विधियों के द्वारा करा जा सकता है, तो पहली है विविधता का उत्पादन, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे कि पादपों में विविधताएं कैसे उत्पन्न की जा सकती हैं। तो पहला है ग्राम्यन के द्वारा। अब मैं ग्राम्यन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं कि ग्राम्यन का मतलब हो गया कि जंगली प्रजातियों को लाके, मतलब दूसरी जगह से जंगली प्रजातियों को लाके मानव द्वारा, मतलब स्वयं के द्वारा उनको लगाया जाए, उनसे उत्पादन किया जाए और उनको खेती के लिए तैयार कर लिया जाए, वो ग्राम्यन कहलाता है। तो ग्राम्यन की परिभाषा क्या होगी कि जंगली प्रजातियों को स्वयं की देखरेख में रखकर खेती के योग्य बनाना, वो क्रिया ग्राम्यन कहलाती है। तो हम इसमें देखते हैं, मनुष्यों द्वारा जंगली प्रजातियों को स्वयं की देखरेख में रखकर खेती योग्य बनाना ग्राम्यन कहलाता है। अभी ग्राम्यन क्यों आवश्यक है, तो ग्राम्यन का महत्व हम देखते हैं कि ग्राम्यन की महत्व क्या होंगी। तो ग्राम्यन के महत्व में पहला है कि विसरण की दर में कमी आई है। विसरण की दर में कमी आई है, मतलब ग्राम्यन का महत्व पहला क्या है, विसरण की दर में कमी आना। दूसरा है परिपक्वता काल में कमी आना, मतलब ग्राम्यन के द्वारा हमने जो फसलें ज्यादा समय में पक रही थी या वो उत्पादन दे रही थी, उनकी परिपक्वता काल में, यानी उनके पकने के समय में कमी आई है। अगली बात करते हैं ग्राम्यन के महत्व में, फसलों के दानों के आमाप में वृद्धि। पहले देखो ग्राम्यन विधि के बाद में जो क्रियाएं होने लगी हैं, जो दाने फसलों में बनने लगे हैं, वो कुछ ज्यादा आकार के, यानी मोटे आकार के तैयार होने लगे हैं। पहले जो जंगली प्रजातियां थी उनके अंदर जो बीज बन रहे थे, दाने जो बन रहे थे, वो छोटे आकार के थे। और ग्रामीण क्रियाएं जैसे ही अपनाई गई, ग्रामीण क्रियाओं के द्वारा उन फसलों के दानों के आमाप में वृद्धि हुई है। अब हम बात करते हैं कि ग्रामीण की विधि किन दो चरणों में या किन दो वर्णों के द्वारा होगी। तो देखिए ग्रामीण प्राकृतिक वर्ण के द्वारा भी हो सकता है और कृत्रिम वर्ण के द्वारा भी। तो देखिए ग्रामीण के अंतर्गत वर्ण, ग्रामीण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ग्रामीण कितने प्रकार से हो सकता है, तो ग्रामीण दो प्रकार से हो सकता है। पहला है प्राकृतिक वर्ण और दूसरा है कृत्रिम वर्ण। प्राकृतिक वर्ण का मतलब हो गया प्रकृति के द्वारा जो प्राकृतिक कारक हैं वो ग्रामीण की विधि को करें, वो प्राकृतिक वर्ण कहलाएंगे। कृत्रिम वर्ण में मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य या क्रियाएं उस पादप पर, वो कृत्रिम वर्ण कहलाएंगी। अब दोनों में है हम अंतर देखते हैं, प्राकृतिक वर्ण में और कृत्रिम वर्ण के अंदर। यहां हमने अभिलक्षण लिखा है, टेबल बना दी है। पहला बात करते हैं वर्ण का कारण, मतलब उन पादपों के अंदर वर्ण का कारक कौन सा होगा।
तो प्राकृतिक वर्ण में होंगे प्राकृतिक कारक, ये प्राकृतिक कारकों के द्वारा होगा ग्रामीण। दूसरा है कृत्रिम वर्ण में होंगे कृत्रिम कारक, यानी कि ये इसके में कृत्रिम क्रियाएं होंगी मनुष्य के द्वारा, जबकि प्राकृतिक वर्ण में ग्रामीण के अंदर प्राकृतिक कारक होंगे। दूसरी बात करते हैं जनन की। तो प्राकृतिक वर्ण में जनन जो होगा वो समष्टि के सभी जीन प्रारूपों द्वारा होगा, मतलब किसी के द्वारा भी जनन की प्रक्रिया प्राकृतिक वर्ण में हो सकती है, जबकि कृत्रिम वर्ण में केवल चयन किए गए, ध्यान देना, प्राकृतिक वर्ण में समष्टि में मतलब उस समूह में उस समाज में रहने वाले किसी भी पादप के साथ में या किसी भी पादप के जीन प्रारूपों के साथ में जनन की प्रक्रिया हो सकती है, जबकि कृत्रिम वर्ण की प्रक्रिया में केवल चयनित किए गए जीन प्रारूपों के साथ में ही जनन की क्रिया होगी। ध्यान देना, जनन प्राकृतिक वर्ण में समष्टि के सभी जीन प्रारूपों के द्वारा हो सकता है, जबकि कृत्रिम वर्ण में केवल चयनित जीन प्रारूपों के द्वारा ही होगा। अगली बात करते हैं समष्टि में अनुकूलन। समष्टि में अनुकूलन, अब समष्टि में देखिए एक ही समूह या समष्टि के द्वारा या उनमें मौजूद जो जीन प्रारूप है उनके द्वारा जनन की प्रक्रिया हो रही है, तो समष्टि में उनका आकार भी बढ़ेगा, उनकी अनुकूलनता भी बढ़ेगी। तो देखिए समष्टि में अनुकूलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्राकृतिक वर्ण में, तो प्राकृतिक वर्ण में समष्टियों में अनुकूलन बढ़ता है। देखिए प्राकृतिक समष्टियों में अनुकूलन बढ़ता है, जबकि कृत्रिम वर्ण में क्या होगा, प्रजनन समष्टियों में अनुकूलन बढ़ेगा केवल। ये नोट करने वाला पॉइंट है, आगे काम आएगा कि प्राकृतिक वर्ण के अंदर जो प्राकृतिक समष्टियां हैं उनके अंदर अनुकूलन बढ़ता है, जबकि कृत्रिम वर्ण की विधि में केवल प्रजनन समष्टियों में जो प्रजनन करने योग्य हैं उन समष्टियों में ही अनुकूलन बढ़ता है। अगली हम बात करेंगे समष्टि में विविधता। देखिए प्राकृतिक वर्ण के अंदर तो विविधता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब उनकी विविधताओं में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की हमें किस्में प्राप्त होंगी, जबकि कृत्रिम वर्ण के अंदर विविधताओं में कमी आती है, क्योंकि वो कृत्रिम तरीके से करवाया गया है। एक ही प्रजनन जो हुआ है वो चयनित जीन प्रारूप से हुआ है, जबकि प्राकृतिक वर्ण में जो प्रजनन की क्रिया हो रही है वे विभिन्न जीन प्रारूप के द्वारा होती है। तो समष्टि में विविधता हम देखेंगे पहला प्राकृतिक वर्ण में, तो प्राकृतिक वर्ण में विविधताओं में वृद्धि होती है, विविधताएं बढ़ती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की किस्में तैयार होती हैं या लक्षण हमें दिखाई देते हैं, जबकि कृत्रिम वर्ण में केवल विविधताओं में कमी आती है। जो लक्षण जनक के हैं वही लक्षण अगली पीढ़ी में हमें दिखाई देते हैं, नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते। तो ये अंतर हमने यहाँ पर देखे हैं। प्राकृतिक वर्ण के अंदर प्राकृतिक कारकों के द्वारा होगा, कृत्रिम वर्ण कृत्रिम कारकों के द्वारा होगा, और प्राकृतिक वर्ण में जो जनन है समष्टि के सभी जीन प्रारूपों द्वारा हो सकता है, जबकि कृत्रिम वर्ण में जनन की प्रक्रिया जो है केवल चयनित जीन प्रारूपों द्वारा होगी। प्राकृतिक वर्ण में अनुकूलन जो है प्राकृतिक समष्टियों में बढ़ता है, जबकि कृत्रिम वर्ण में प्रजनन समष्टियों में ही अनुकूलन बढ़ेगा। प्राकृतिक वर्ण में विविधता में वृद्धि होती है, जबकि कृत्रिम वर्ण में विविधताओं में कमी आती है।